हेलो गाइस, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 16। जो हमारा चैप्टर 16 है वो क्या है? जल। अब हम इसमें जल के बारे में जानेंगे। जल क्या है? एक बहुमूल्य साधन है। जो हमारा बहुमूल्य संसाधन है कौन है? जल है। अब हम एक लाइन देखते हैं, जल है तो कल है। ये वाकई में ही बहुत सच है कि जल है तो कल है। अगर जल नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। अगर जल उपलब्ध नहीं होगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। हम सब लोग मर जाएंगे, क्योंकि बिना जल के पृथ्वी पर रहना असंभव है। हम बिना जल के सभी व्यक्ति मर जाएंगे कुछ ही दिनों में। आप शायद जानते होंगे कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को दिन क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और आपके आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए गए। उस दिन प्रस्तुत किए गए कुछ पोस्टरों को दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ बच्चों से पोस्टर बनवाए गए। ये पोस्टर है जो बच्चों ने बनाए थे। जल की हर बूंद बचाएं, प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है, जल की बचत करें, मेरा परम मित्र जल। यहाँ पर कुछ बच्चों ने चित्र बनाए हैं पोस्टर। इन पोस्टरों में से आपको क्या संदेश मिलता है? अपने प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए और उनके बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या आपने कभी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता और शिक्षक प्रिय आपको जल बर्बाद ना करने की सलाह देंगे कि आपको जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं, कि हम क्या कर सकें, सबका ध्यान एकत्रित कर सकें कि जल है तो कल है, हमें जल को बचाकर रखना चाहिए। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता है। आपके मित्रों और उनके परिवारों की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? अपने अनुभव की उनको चर्चा कीजिए। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिए लंबी कतारों, लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर कहाँ पर हमको ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? जल एकत्र करने के लिए लंबी कतार हमको दिखाई दे रही है। तो हम देखते हैं ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देती है। चित्र में हमने दिखाई दिया कि समाचार पत्रों की कतरनें इस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती है। क्या यह सत्य है नहीं है कि हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं? हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? हमारा समाचार पत्र दिखाई दे रहा है। इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? सिंपल वेज टू सेव वाटर। यहाँ पर हमको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर जल के बारे में, हम जल को कैसे एकत्र कर सकते हैं, जल में हमको कहाँ से प्राप्त होता है, या क्या है परेशानियां, हमको यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 16.1 करके। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार पत्र, लेख और चित्र की कतरन एकत्र कीजिए। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों के बाद यहाँ पर क्या होगा? 1/3 से अधिक जनसंख्या की कमी का सामना करना पड़ेगा। जैसे क्या है, अधिक संख्या क्या होगी? जल की कमी का अनुभव करेगी। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हम यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। अब हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है। कितना जल उपलब्ध है, हम इसके लिए 16.1 देखते हैं। अंतरिक्ष के लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए। यह नीला क्यों दिखाई देता है? निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं। यह हमारी पृथ्वी का चित्र ही हमको क्या दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71 भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इनमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जिसे बोल चाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं। ऊपर बताए कुछ स्रोत से उपलब्ध अलवण
ताज़ा जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करके क्रियाकलाप कीजिए। अब हम यहाँ देखते हैं वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। अब हम यहाँ पर देखते हैं 16.2 क्रियाकलाप। सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध अलवण जल का आकलन कीजिए। चरण हम देखते हैं यहाँ पर मध्यम अमाप साइज की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर दीजिए। इससे लगभग 20 लीटर जल आता है। ये हमारी यहाँ पर बाल्टी दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुछ जल को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं एक 5 ml क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में से कुछ 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल लीजिए। यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित करता है। मग से 30 चम्मच जल को कांच के किसी ग्लास में डालिए। यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है। अंत में मग की इसमें से कुछ 1/4 भाग चम्मच जल निकालिए। यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में से उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। बाल्टी में बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल, खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने में के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमकृत रूप में हिम नदों, ध्रुवीय बर्फ और पर्वतों की स्थायी बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 16.2 से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है? क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा करिए। जल की अवस्थाएं। अब हम देखते हैं जल की अवस्थाएं। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा है। आपने शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी 3 अवस्थाओं में अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल का किस रूप में? बर्फ के रूप में और हिम के रूप में पृथ्वी पर ध्रुवों पर बर्फ छत्र या बर्फ से ढके पर्वतों और हिम नदों, ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु, जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीवों का जल का उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद है? क्रियाकलाप 16.3 आपको इसमें सहायता कर सकता है। अब हम यहाँ पर 16.3 देखते हैं। चित्र 16.5 में जल चक्र से सम्मिलित प्रक्रमों संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द लिखिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमको ये क्या दिखाई दे रहा है? 16.5 ये हमको जल चक्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब हमको दिखाई दे रहा है क्या दे रहा है? मझभोल यानी क्या है? भौम जल। हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई रहा है? शपवा यानी वाष्प। अब हमको यहाँ दिखाई दे रहा है नसघन, तो मतलब संघनन। यहाँ पर दिखाई दे रहा है लदबा यानी बादल। अब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नर्जो सौ, तो ये क्या हमारा वाष्पोत्सर्जन। अब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है समयन अंदन, तो ये क्या है? निस्यंदन है। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमारा? ये नरवर्ष, तो ये क्या है? वर्षण। या फिर हम इसको यहाँ पर, ये हमारा पूरा जल चक्र है। अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नागरिक निकाय द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। प्रिय महिलाएं और बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है।
कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होता है। बच्चों के लिए जल ढोने का कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्रिय नियमित रूप से विद्यालय, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जल लेकर आती महिलाएं दिखाई दे रही है हमको यहाँ पर। जो ऐसे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में ही बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है, अब हम देखते हैं इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है। जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, भौम जल। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र न मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम अत्यधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान, अवकाश और चट्टानों के बीच स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम स्तर कहलाती है। भौम स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला भौम जल कहलाता है। इस भौम जल का स्रोत क्या है, अब हम देखेंगे इस भौम जल का स्रोत क्या है। वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों, दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अत्यसंयन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलो चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रक्रम को संचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता में से बाहर निकाला जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा भौम जल, जल भर या पुनः प्राप्ति, ये हैंडपंप हमारा, नदी और झील, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमारा, ये भी भौम जल दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां निर्माण कार्य हो रहा है। श्रमिकों को निर्माण करने के लिए कहाँ से मिलता है। आपने शायद देखा होगा कि इस स्थानों पर भौम जल स्तर पर पहुंचने के लिए संछिद्रण बोरिंग की जाती है। वह कार्य करने के लिए लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहराई खुदाई करनी पड़ती है। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं, ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं भौम जल स्तर का अवक्षय। भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति पर्याय वर्षा जल के अवस्त्रवण रिसाव द्वारा हो जाती है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितना कि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जल संख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों और आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्यतः कारक है। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौम जल स्तर को नीचा कर दे सकता है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक वन अपरोपण, वन उन्मूलन और जल के अवस्त्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र की कमी। अब हम देखते हैं जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ रही है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यान और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों की कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अंतःस्रावण की दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा। याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से अस्रावित नहीं होता, जबकि घास के बगीचे, मैदानों आदि से जल तुरंत अस्रावित हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए पर्याप्त भौम जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक और हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अस्त्रावण के अवसर को भी कम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम नए नए निर्माण करते हैं तो उससे क्या होता है, हमको पानी की आवश्यकता होती है, तो हम वहाँ से पानी भी ले लेते हैं भौम जल में से, और फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर निर्माण कर देते हैं। तो क्या करता है, भूमि वहाँ पर से क्या नहीं कर सकती है, वापिस से अवस्त्रवण नहीं कर पाती है। तो इससे पानी का क्या होता है, यहाँ पर निरंतर
अवशय होता रहता है भौम जल का। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। बढ़ते हुए उद्योग देखते हम। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल भूमि से निकाला जाता है। अब हम देखते हैं अधिकतर जल कहाँ से निकाला जाता है, भूमि से निकाला जाता है। अब हम क्रियाकलाप 16.4 करके देखते हैं। ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताइए जिनसे आप परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले और इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक सूची बनाइए। अपने शिक्षक शिक्षिका और माता पिता से इस बारे में बातचीत करिए। किस प्रकार बढ़ते हुए उद्योग धंधे भौम जल स्तर नीचे गिरते के लिए उत्तरदायी है। जैसे हमारे जो उद्योग धंधे वो भौम जल को स्तर को कैसे कम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अंततः किसानों को सिंचाई करने के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। अब हम देखते हैं जल का वितरण। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वहां जल में समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान है जहां बहुत कम वर्षा होती है। अब हम देखते हैं भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से पर्याप्त बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ सकता है। हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखा हो सकता है। अब हम क्रियाकलाप 16.5 करके देखते हैं। हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण चित्र 16.8 में दिखाया गया है। मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहां आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है? यह भी संभव है कि हम किसी क्षेत्र में रह रहे हों जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं यहाँ जल संसाधनों का कुप्रबंधन के कारण होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको क्या दिखाई दे रहा है। हमको मानचित्र दिखाई दे रहा है। भारत वार्षिक वर्षा दिखाई दे रही है। ये हमारा सबसे पहले क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान का एरिया है। हमारा यहाँ पर चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हमारा क्या है पूरा भारत दिखाई दे रहा है। हमारा यहाँ पर अरब सागर, बांग्लादेश, कर्क रेखा, म्यांमार। अब हम यहाँ पर देखते हैं लक्षद्वीप और हिंद श्रीलंका। वर्षा सेंटीमीटर में 400 से अधिक, 200 से 400, 100 से 200, 60 से 100, 40 से 60 और 20 से 40 और 0 से 20। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या है, ये हमारा भारत है। तो हमारा भारत में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, 100 से 200 वाला हमको यहाँ पर रेशियो दिखाई दे रहा है वर्षो जो वर्षा सेंटीमीटर में। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 60 से 100 वाला रेशियो हमको दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं भारत का वर्षा वाला मानचित्र देखा हमने। जल प्रबंधन देखते हैं। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की अनियमित आपूर्ति संयोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण टोटियों से जल का रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी। हमने देखा कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें अधिकांश ऐसे ही बहा जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है।
वर्षा जल का उपयोग भूमि स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। यह मालूम कीजिए कि आपके आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं सदियों से चलन रहा है। जैसे कि बावड़ियाँ बनाई जाती हैं। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रख रखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों पर बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है, वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर रहे हैं। संभवतः आपने बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने के लिए तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। अब हम देखते हैं, एक केस का अध्ययन करते हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भूजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ का ताजा जल एकमात्र स्रोत भूमि जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों वर्षों भर पर्याप्त जल नहीं होता। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है। भूम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से ही अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भूम जल स्तर पर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। वर्ष 1990 में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बंद बनाए गए। इस तरह एकत्र किए गए जल से मृदा में अंतर्स्रावण की दर को बढ़ा दिया, जिससे जल भरों को पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता था वह व्यर्थ हो जाता था, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। अब हमने यहाँ देखा, अब हम यहाँ पर देखते हैं आपकी भूमिका। अब हमारी क्या भूमिका हो सकती है? क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसके बंद करते हैं? रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते। आइए आपकी सहायता से के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आप इनमें से कई तरीके जोड़ सकते हैं। देखते हैं हम जल बचत आदतें। मंजन ब्रूश करते समय नल को लगातार खुला ना रखें। फर्श की धुलाई करने के बजाय उस पर पोछा लगाइए। अब हम देखते हैं पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। पादपों पर जल की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? आपने देखा होगा कि गमले, पादपों, पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वो मुरझा जाते और अंततः सूख जाते। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसके अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी न ही पर्याप्त भोजन, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगा, न ही पर्याप्त वर्षा होगी और इनसे संबंध अनेकों अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। अब हम देखते हैं एक सफल प्रयास हम क्या कर सकते हैं। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है, जहाँ की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान से परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों आखेरी, रूपारेल, सरसा, भागिनी और जहाज वाली को जल संग्रहण द्वारा पुनः जीवित कर दिया है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द देखते हैं। जलभर, अवशय, बूंद सिंचाई व्यवस्था, भौम जल, अंतःस्यंदन और पुनः पूर्ति, जल संग्रहण, भौम जल स्तर, अलवण जल। अब हम देखते हैं हमने इसमें क्या सीखा। जल सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण है।
हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों से रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा भूम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए और भूमि में जल के जो पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। समय की मांग कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मित व्यवहार से करे। यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वह मुरझा जाते और अंततः सूख जाते हैं। तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनको पानी देते रहना चाहिए समय समय पर, और हमें जल की बर्बादी को रोकना चाहिए और हमें अनावश्यक जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।